इधर देखो, इंट्रोडक्शन टू ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? हमारे पास स्पेस में दो टाइप की वेव्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो सारी वेव्स थी जिसको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी अपने प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन मतलब वेव का फॉर्म जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। वो मटेरियल मीडियम क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एयर में से जा रहे हैं तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से तेरी वेव प्रोपगेट की। वाटर के अंदर जो वेव प्रोपगेट जो हुई, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोपगेट हुई, साउंड वेव जो हो गई, ये सारी की सारी कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स। इनको कोई एक मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम मतलब डेंसिटी हो गया या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द मीडियम। दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो सारी वेव्स है जिनको कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट एनी मटेरियल मीडियम दे विल ट्रांसमिट और दे विल प्रोपगेट थ्रू द स्पेस। जितनी भी हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का एक बहुत मेजर कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब समझ में आता है क्या? कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रो से बना इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक से बना मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज वेव्स विल बी कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इन सच अ वे कि वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन एक रही होगी, वेव की प्रोपगेशन डायरेक्शन रही होगी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। सो द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ऐसा हमने कहां पे देखा था? वी ऑब्जर्व दिस फैक्ट इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने क्या बोला कि जब भी कोई आपके पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल इंड्यूस हो रहे हैं, पोटेंशियल इंड्यूस हो रहे हैं, तो पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही होगी। इट मींस दैट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज इंड्यूस सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। नाउ अ साइंटिस्ट J.C. Maxwell have analyzed that the converse is also true, and he stated that the time varying electric field should also produce the magnetic field in the space. अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। ठीक है। So we will write that by various analysis, Maxwell formulated a set of mathematical relations, a set of mathematical equations or relations involving electric field and magnetic field which are called Maxwell's equations. मैक्सवेल ने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन जो दिए थे उनको हमने कंबाइंड सेट ऑफ इक्वेशन को हमने बोला मैक्सवेल इक्वेशन। ये जितनी भी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है ना, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These are the basis for all electromagnetic phenomena. अभी जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे इसने सारी मेजर इक्वेशंस को कवर अप कर लिए। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन, इन अ रीजन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम देन ऑलवेज दीज फील्ड्स आर कपल्ड। क्या बोला इन्होंने? कि अकॉर्डिंग टू Maxwell's equation, in a region if electric field or magnetic field varies with time, मतलब अगर दोनों में से कोई भी अगर टाइम का फंक्शन है, then always these fields are coupled। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एंड वेरी इन सिमिलर फैशन, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी।
और सिंस एनर्जी आपकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, सो आप बोलोगे कि एनर्जी क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है. एंड सो विल से एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी starts propagating which is known as, और जब भी आपकी एनर्जी किसी स्पेस में से प्रोपेगेट होती है तो हम बोलते हैं कि वेव फॉर्मेशन हुई है, और उन वेव्स को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बात समझ में आई? ठीक है. सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट करंट को देखने से पहले एक बार एम्पियर्स लॉ को अगर दोबारा समझें. आपके पास एक कंडक्टिंग वायर थी जिसमें कुछ करंट आई जा रहा था. इस कंडक्टिंग वायर में से करंट आई जाने पे आपने बोला कि पी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो. पी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो. सो यूजिंग द एम्पियर्स लॉ यू विल से कि पी पॉइंट से पास करने वाला आप इस तरह का एक सर्किट ले सकते हो जिस सर्किट पे आपका पी पॉइंट लाई कर रहा होगा. ठीक है. और जो आपने सर्किट जो लिया है, ये सर्किट एक सरफेस को एनक्लोज कर रहा होगा. ये सर्किट क्लोज सर्किट एक सरफेस को क्या कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं. लेट दिस एरिया, ये जो एरिया जो है ना, इस एरिया को हम एस लिख लेते हैं. और ये एक तरीके से एक सरफेस रहा होगा. क्या रहा होगा, एक सरफेस रहा होगा. सो यू विल से बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. बताओ आप क्या बोलोगे, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलते हैं, बोलो भैया. एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलते हैं? अरे एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था ना. सुन, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर. हाँ बोल आगे. डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विच इज एनक्लोज विद इन द एम्पियर सर्किट. जहां पे बी क्या बता रहे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द एम्पियर सर्किट. एम्पियर सर्किट कौन सा है, ये जो येलो कलर का जो मैंने सर्किट जो ड्रॉ किया है, ये कौन सा सर्किट मेरा कहलाएगा, दिस इज नोन एज माई एम्पियर सर्किट. इस एम्पियर सर्किट के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट विद डीएल वेक्टर. डीएल वेक्टर क्या, एम्पियर सर्किट के किसी भी पॉइंट पे जो मेरा लेंथ वेक्टर जो होगा. और इंटीग्रल किस टाइप का है, क्लोज इंटीग्रल. मतलब मैं क्लोज पाथ के अलोंग इसका इंटीग्रल लूंगा. ठीक है. सो मान लो इस सरफेस का या जो मेरा क्लोज पाथ है, इस पाथ का मैंने नाम दिया एम. सो एम्पियर सर्किट कौन सा बना, एम. सो यहाँ पे मैं क्लोज पाथ एम लिखूंगा. सो द लाइन क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अलोंग द एम्पियर सर्किट एम शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग टू द एम्पियर सर्किट. अब जब मैं नेट करंट की बात कर रहा हूँ, तो नेट करंट मेरे एम्पियर सर्किट ने जिस एरिया को इंक्लूड किया, उस एरिया को कट करके जो करंट जा रहे हैं, उस एरिया को कट करके जो करंट जा रहे हैं, उसकी हमने बात की थी. सो यहाँ पे मैं इसकी बात करूं तो ये करंट कौन सा है, दिस इज द करंट विच इज इंटरसेप्टेड बाय, दिस इज द करंट विच इज इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस एस, by the surface S, which spans the path M. यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो हमने एम्पियर सर्किट के अंदर पढ़ा था. ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैंने अपना सर्किट तो सेम रखा, लेकिन जो एरिया जो एनक्लोज कर रहा है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी है ना एम्पियर लॉ में सरफेस की बात नहीं की थी. हमने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लूप जो होगा, कौन सा लूप, इधर ध्यान से देखो. तो हमने अपनी डेफिनेशन में बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस लूप के थ्रू पास करने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करेगा. लूप कौन सा एरिया इंक्लोज करे, उस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एरिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने आके बोला कि भैया आप अगर ऐसा लूप ले रहे हो तो मैं अपना सरफेस कोई दूसरे टाइप का ले लेता हूँ जिसका लूप यही रहेगा. कैसा, कुछ इस टाइप का कि नीचे वाले डायग्राम में देखो, अगर मैं सेम ऐसा ही लूप लूं, लेकिन मैंने उसमें से एरिया ये वाला ना एनक्लोज करके, मैंने एरिया कौन सा ले लिया, कुछ इस टाइप का. ये वाला जो अब मैंने एरिया जो लिया है, इसके लिए भी मेरा एनक्लोजिंग लूप कौन सा है, वही ब्लू कलर वाला जो मैंने पहले लिया था. लेकिन यहाँ पे मेरा एरिया चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा एरिया क्या हो गया, वो चेंज हो गया. एम्पियर सर्किट अभी भी मेरा वही येलो कलर का है. हाँ या ना. ठीक है. सो लूप मेरा सेम है, लेकिन अब मैं यहाँ पे मेरा सरफेस कौन सा आ गया, ये वाला सरफेस आया. सेम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ अभी भी. सो दिस इज माई सरफेस S2. पहले वाला सरफेस S1 था, तो इस वाले सरफेस को मैंने क्या लिख लिया, S2. इवन फॉर दिस सरफेस आई विल राइट यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर
for the closed loop M should be equal to mu naught times the net current which is passing through the ampere circuit. Yes, sir. ठीक है. इन बोथ द केसेस, चाहे मैं ऊपर वाले केस में लिखूं या नीचे वाले केस में, पहले अगर मैं ऊपर वाले केस के लिए अगर लिख लूं, सो ऊपर वाले केस में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, b इंटू टू पाई आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर. नीचे वाले केस में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर. बिकॉज इवन इन दिस केस जो मेरा ब्लू कलर का हैच किया हुआ जो सरफेस है वहां से भी कितना करंट पास कर रहे हैं, सेम करंट आई वही पास कर रहे जो करंट मेरा पिछले वाले केस में पास कर रहा था ऊपर वाले केस में. दोनों केसेस में करंट सेम पास कर रहे हैं, इसलिए दोनों केसेस में ही तुमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, सेम आई. सो यहाँ तक तो तुमने बोला कि सरफेस, इसका मतलब क्या है कि सरफेस एस जो है वो कोई भी शेप ले सकता है. इस चीज का कंक्लूजन मैंने क्या निकाला, दैट सरफेस एस कैन टेक अप एनी शेप. क्योंकि एम्पियर सर्किट जो था उसने कहीं पे भी शेप की लिमिटेशन नहीं ली, उसने सिर्फ पाथ बोला था कि क्लोज पाथ वैसा होना चाहिए. क्लोज पाथ दोनों केसेस में सेम है, एरिया कैसा भी हो. अब इस कंसेप्ट का यूज करके हमने एक एनोलॉजी निकाली, हमने एक डेविएशन देखा. वो डेविएशन क्या देखा कि मान लो आपके पास एक सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हुआ था. कैपेसिटर में क्या है जुड़ा हुआ है, मतलब सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है. कैपेसिटर की वजह से अब सेम वही कैपेसिटर के अंदर जो कंडक्टिंग वायर जो है उसमें करंट आए जा रहे हैं और आपको किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. दो केसेस हैं, एक ऊपर वाले डायग्राम में और एक नीचे वाले डायग्राम में, दोनों में सेम करंट आई जा रहे हैं. आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी. ये रहा मेरा पॉइंट P, दोनों केसेस में जो सेम डिस्टेंस पे है वायर से. पहले केस में जो आपने एम्पियर सर्किट जो माना वो ऐसा येलो कलर का माना, दूसरे केस में भी आपने एम्पियर सर्किट जो माना वो ऐसा येलो कलर का माना. फर्क किस में आया, मेरे सरफेस के ऊपर. पहले केस में सरफेस है मेरा ये वाला और दूसरे केस में जो मेरा सरफेस जो है वो सरफेस है ऐसा कि वो सरफेस मेरे कंडक्टर कैपेसिटर की प्लेट के बीच से गुजर रहा है, कुछ इस तरीके से. ठीक है. अब आओ मुझे पहले केस में बताओ, पहले केस में अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, करंट की इक्वेशन. सिंस करंट जा रहा था, अगर करंट मेरा प्लेट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट में अगर एंटर हो रहा है तो वहां पे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा. और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं तो नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा. नेगेटिव प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं इन सच अ वे कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली बन रही होगी. मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ई नाम दे दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना नाम दिया आपने, ई. ठीक है, एक सेकंड रुको. emergency आ गई है.